हेलो, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और ये हमारा वीडियो नंबर दूसरा जिसमें हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है। जैसे कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बना रहे थे, तो रिएक्टेंट से हमको मिल रहा था प्रोडक्ट। तो उस समय हमने क्या देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते थे? तो हम लोग देख रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में कितने का बदलाव आ रहा है। डी जो है ये चेंज दर्शाता है बाय चेंज इन टाइम, तो कितने समय में जो है रिएक्टेंट में बदलाव आ रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है? तो समय के साथ हम क्या देखेंगे, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो अगर आप चेंज निकालोगे तो मेनली तो चेंज क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाएगा, अगर छोटे से चेंज की बात करें तो चेंज हो जाएगा R2 माइनस R1, मतलब फाइनल में से हम इनिशियल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब सोचो रिएक्टेंट तो समय के साथ घट ना रहा है, तो कहीं ना कहीं R2 जो है वो छोटा होगा R1 से, और इस कारण आपको जो DR मिलेगा वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। रिएक्टेंट में जो है मात्रा धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए R2 यहां पर छोटा हो जाएगा R1 से, जो बाद में रिएक्टेंट होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जिसके चलते DR जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और इसी को अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और मान लीजिए DR की वैल्यू हम रख दें नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा, नेगेटिव तो पहले से है, DR का वैल्यू भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, बाई टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बना देता है। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक माइनस साइन पहले से ही ले लेते हैं ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव आ जाए। सिमिलरली अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट वो बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, मतलब और यहां पे क्या देखोगे, अगर हमें चेंज इन प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, P2 माइनस P1, मतलब बाद में जो प्रोडक्ट रहेगा और शुरुआत में जो प्रोडक्ट है दोनों को माइनस कर देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें P2 ग्रेटर होगा P1 से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है घटेगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए जब प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत होती है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो सपोज करिए शुरुआत में जो कंसंट्रेशन रहा हमारे पास, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो 2 टाइम्स एक रिएक्टेंट है A और ये रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके बना दे रहा है प्रोडक्ट B, ठीक है। रिएक्टेंट A है और ये बना दे रहा है प्रोडक्ट B। तो अगर हम इसके लिए लिखना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस, पहले इसके टर्म में लिख रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। इसी तरीके से इसके टर्म में भी हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे एक चीज नोटिस ये करना होता है कि इसका अगर बात करें कोफिशिएंट मतलब जो आगे है, तो यहां पर देखो क्या कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसमें भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, मतलब क्या है, एक A आपस में रिएक्ट करके जो है एक B बना रहा है, तो यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये 1 है, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाए, जैसे कि मान लो 2A है और 2A से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है B, अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। अब यहां भी ध्यान रखिए, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए एक मोल के लिए लिख रहे हैं बेसिकली। अब यहां पे जो रिएक्शन है इसमें तो 1 या 2 मोल है,
तो ये जो हमें दे देगा, ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये तो 1 मोल का, ये हमें 2 मोल का असल मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 मोल A का 1 मोल B दे रहा है। तो असल में होगा क्या कि ये जो अगर आप ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये 2 मोल के लिए आ जाएगा इस केस में, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल है। तो हमें हमेशा ही रेट ऑफ रिएक्शन 1 का लिखना होता है। तो 1 का लिखना है तो हम क्या करेंगे कि ये 2 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें 1 मोल का लिखना होता है, 2 का नहीं। और जो इक्वेशन है ये 2 मोल के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने वैसे ही छोड़ दिया ना तो असल में 2 मोल का हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन हमें 1 का लिखना है, इसलिए डिवाइड कर देते हैं जो कोफिशिएंट है उससे। अगर सपोज करो B के रूप में लिखना है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय चेंज इन टाइम। इसी तरह सपोज करिए 2 मोल HI का जो है ये देता है हाइड्रोजन और आयोडीन। अगर हमें इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करेंगे, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय चेंज इन टाइम। ओके, अब यहाँ पे अगेन ये 2 मोल के लिए दिया हुआ है तो हमें 1 का चाहिए, तो 1 का चाहिए तो 1/2 कर देंगे, 2 से भाग दे दिया। सिमिलरली अगर हम इसके लिए लिखें हाइड्रोजन के टर्म में तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन बाय चेंज इन टाइम। आयोडीन में कितना बदलाव आ रहा है, कितने समय के साथ। इसी तरह से मान लीजिए एक और इक्वेशन उठाते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये देता है अमोनिया NH3। अब देखो पहली बात ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, अब ये रिएक्टेंट है तो इसलिए नेगेटिव के साथ लिखेंगे, बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली हाइड्रोजन के रूप में भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। अब अगेन यहाँ पे 3 मोल्स है हाइड्रोजन का, हमें 1 का चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे 2 मोल है, हमें 1 का चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो जैसे वैसे ही लिख देंगे। हाँ, जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लेंगे, जब प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो हम पॉजिटिव साइन के साथ जो है इसको दर्शाते हैं। तो ये था, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन अब निर्भर किस किस चीज पर करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स की मात्रा है उस पर निर्भर करेगा। कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स का, उस पर निर्भर करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा चीज देखिएगा टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तीसरा, अगर मान लो जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस नेचर के हैं, जो रिएक्टेंट्स हम जिनको रिएक्ट करवा रहे हैं अगर वो गैसियस नेचर के हैं तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रेशर पे भी निर्भर करेगा। उसके अलावा जो है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे भी रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करवा देता है बिना खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में भागीदारी तो नहीं लेगा, बस रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाएगा। तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्टेंट का साइज क्या है इस पे भी निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि गैसेस में जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटे अगर है, जैसे जितना छोटा साइज होगा ना उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि छोटे साइज के कारण काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो पार्टिकल के साइज पर भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है। यहां पे सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर किस तरीके से निर्भर करता है उसके बारे में। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ हमें बताता है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। रेट लॉ कहता क्या है? रेट लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये सीधे सीधे निर्भर करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेज टू पावर समथिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंसंट्रेशन में बदलाव कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव कर रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन में भी बदलाव आएगा। ओके, ये अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से जो है बदलाव दिखाने की कोशिश होती है। यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। तो यहां पर अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है? कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास है, जैसे सपोज करिए ए है और ये बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ए भी रिएक्ट किया और बना लिया सी। ओके, अब मान लो ए का जो मॉलिक्यूल है इसकी बात करें, ए का कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया होगा। तो सपोज करिए जैसे कि हो सकता है 2 मॉलिक्यूल ए का हो, बी का कितना मॉलिक्यूल हो, सपोज करो एक ही मॉलिक्यूल हो और सी का मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल बन जा रहा है। बस ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो 2 मोल्स ए का जो है रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ और ये दे दे रहा है 2 मोल सी का। ठीक है, इस तरीके से। तो मेनली क्या देखा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सीधा सीधा निर्भर करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों के कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन ए इंटू बी, और यहां पर हो सकता है कुछ पावर हो, इस पे भी कुछ पावर, इस पे भी कुछ पावर। तो ये जो है रेट लॉ यही बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निर्भर करता है दोनों जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उनपे कुछ पावर रहता है। ये पावर हम कभी भी जो है देखकर पता नहीं कर सकते कि ये पावर क्या है। ये पावर को पता करने के लिए एक ही तरीका है, वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही हम इस पावर के बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा इस पावर के बारे में ऐसे देखकर नहीं बोल सकते हाँ कि भाई ए का पावर 2 है और बी का पावर 1 है, ऐसे नहीं बोला जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता किया जा सकता है। और पावर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और या फिर कोई फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ, नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 या तो कोई फ्रैक्शन में पावर होगा यहाँ पर। तो ये चीज आपके पास, तो इसको बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? तो रेट लॉ जो होता है ये एक्सप्रेशन होता है किस चीज का? रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रोडक्ट से। किस चीज का प्रोडक्ट? यहाँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि प्रोडक्ट। तो जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे कुछ पावर रहता है। वो पावर एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलता है, वो हम इक्वेशन देख के नहीं पता कर सकते हैं कि वो पावर कितना होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। अच्छा देखिए, यहां पे है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम यहां पे ले लेंगे एक कांस्टेंट। कांस्टेंट को दर्शाते हैं k के साथ। तो k a का पावर x, b का पावर y, इस k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। k को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। तो ये हो जाता है रेट लॉ, जो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का रिलेशन। यहां पर
ये जो पावर है, जो पावर होता है इसको बोला जाता है ऑर्डर। जो पावर होता है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर पावर 0 है तो इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर पावर 1 है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर पावर 2 है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से जो पावर आता है रेट लॉ में, ये पावर को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है। अगर ऑर्डर 0 हो गया, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अगर ऑर्डर 0 हो जाए, सपोज करो यहां पे जैसे मैंने लिखा है रेट है और ये जो है के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर मान लो अगर 0 हो जाए, तो किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, तो सीधे सीधे जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो के हो जाएगा। तो यहां पर अगर पावर 0 आ जाए तो उस पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो यहां पर एक शब्द क्या दिखेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है रेट, जो ये पावर होता है ना, इन्हीं के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, तो जो पावर होता है इसके, जैसे यहाँ पे तो चलो दो रिएक्टेंट था, तो दोनों रिएक्टेंट में इसका भी कुछ पावर है, इसका भी कुछ पावर है। तो अगर इस केस में अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा सीधे सीधे क्या, x प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, x प्लस वाई। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट नॉर्मली ऐसे ही है, जैसे a है और ये दे दे रहा है b, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये k और a का पावर मान लो कुछ भी है, ठीक है, a का पावर अगर 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर का है, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। तो जो पावर होता है वही हमें जो है ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ में जो पावर होता है वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। रेट लॉ में जो पावर होता है वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, ये चीज है। और यहां पर देखो क्या, यहां पे हमने एक कांस्टेंट लिया था के। अगर हम यहां से के निकालने की कांस्टेंट का पता करना चाहें कि कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यूनिट क्या होगा, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा सीधे सीधे, तो आप बोल सकते हो जो रेट, हमने अभी देखा था कि जो रेट होता है वो के रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर समथिंग। रेट लॉ से क्या आया था, जो रेट होता है रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का पावर समथिंग, जहां पहले ए और बी के रूप में लिखा था, यहाँ पे मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो उसे रिएक्टेंट कर दिया। तो ये चीज है। अगर आप यहां से रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हम ये चाहते हैं तो इधर रेट है तो रेट, और यहाँ पे ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर समथिंग। अगर सपोज करो अगर x की वैल्यू हो जाए 0, x की वैल्यू 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x की वैल्यू 0 मतलब हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उस केस में जो k हो जाएगा ये क्या हो गया, k जो है वो रेट के बराबर हो जाएगा। और यहां पर r बाई r इन का पावर 0, r का पावर 0 1 हो जाता है, तो सीधे सीधे रेट बाई 1, मतलब k जो है वो रेट के बराबर होगा। जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और अगर हम यूनिट देखना चाहें तो जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि रेट का यूनिट क्या होता है, तो जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, नेगेटिव के साथ। तो यहां पे रिएक्टेंट को कैसे मापते थे, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, बाय टाइम का क्या था सेकेंड। तो अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये होता था रेट का। तो जरा इस वैल्यू को यहां बैठाने की कोशिश कीजिए, यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो k क्या हो जाएगा, तो k जो है वो रेट के बराबर हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाता है वो रेट के बराबर ही रहेगा, और रेट का जो कांस्टेंट रहता है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर निकालना हो तो यूनिट क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी यूनिट देख के भी आपको पता करना पड़ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट का यूनिट आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं, अगर सपोज करो x की वैल्यू हो जाए 1, x की वैल्यू अगर 1 हो जा रही है इसमें, तो रेट ऑफ मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू हो गई 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए x की जो भी क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो रेट कांस्टेंट जो होता है ये होता है रेट बाय कंसंट्रेशन का पावर 1। अब किसी भी पावर 1 तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। रेट का यूनिट क्या है, तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे क्या देखोगे, मोल पर लीटर कट गया, बचा गया पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आ रहा है वो है पर सेकेंड। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ये होता है पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा ये फर्स्ट सेकेंड होगा, पर सेकेंड होगा। अब बात करते हैं अगर मान लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाए तब क्या होगा। अगर मान लीजिए इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे क्या कि एक जो आर होता है ये हो गया रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर x। अब x की वैल्यू कितना रख रहे हैं 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो पावर होगा वही ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में k जो हो जाएगा ये होगा रेट बाय रिएक्टेंट का पावर जो है 2, मतलब 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट का हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 बार लिखना है, तो एक बार लिखेंगे तो मोल पर लीटर, दूसरी बार लिखेंगे तो मोल पर लीटर। तो यहां से ये तो कट जाएगा, बच क्या रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो मोल माइनस में, लीटर जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पर सेकेंड। तो कुल मिला के बात हो गई लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो है लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहां पर जो है यूनिट के द्वारा भी आप पता कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर हम इसको एक बार समराइज करें तो क्या देख रहे हैं, अगर यहां पे ऑर्डर है, यहां पे यूनिट ऑफ के, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के का यूनिट क्या हो जाता है, तो के का यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का जो यूनिट हो जाता है सिर्फ पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इस तरीके से के की यूनिट की मदद से जो है हम लोग ऑर्डर का भी पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और तब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखो रिएक्शंस मेनली बात किया जाए तो सिंपल रिएक्शन हो सकता है। सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, सिंपल रिएक्शन का मतलब होता है जो एक ही स्टेज में खत्म हो जा रहा है। सिंपल रिएक्शन मतलब जो एक ही स्टेज में खत्म हो जा रहा है उसको सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन एक ही स्टेज में खत्म हो रहा है तो वहां पे मॉलिक्यूलैरिटी बस हम उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के बता सकते हैं।
एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक स्टेप में खत्म नहीं हो रहा है, जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और उस केस में अगर आपको मॉलिक्युलैरिटी देखना हो तो क्या हो जाएगा, उस केस में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केस में अगर मॉलिक्युलैरिटी देखना है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि भाई सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन कौन सा है। जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होगा वही रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होगा और उसी में से हम मॉलिक्युलैरिटी देखते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मान लीजिए कोई एक रेस हो रहा है और इस रेस में दौड़ रहे हैं, तो अगर आप आगे दौड़ रहे हो तो आपकी जीत किस बात में निश्चित करती है, दो चीजें हैं, आप कितना तेज दौड़ रहे हो या फिर आपके पीछे वाला कितना स्लो दौड़ रहा है। तो दोनों ही बातों पर निर्भर करता है। तो यहां पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो नहीं है कि जो ज्यादा है वो कितना तेज जा रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि जो स्लो है उसके अनुसार जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो डिटरमाइन करते हैं जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा तीन चार रिएक्शंस में, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे एक जो टॉपिक आता है वो है मॉलिक्युलैरिटी। और मॉलिक्युलैरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए बात किया जाए, जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन आयोडाइड है, ओके, ये टूटता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन देता है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जो है टूटते हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दो है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी जो है वो कितनी है, तो मॉलिक्युलैरिटी है 2। तो जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। तो सिंपल स्टेप्स में, सिंपल रिएक्शंस में जो कोफिशिएंट होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसी की मदद से मॉलिक्युलैरिटी देख सकते हैं। जैसे सपोज करो NO है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना रहा है N2O4। ओके, NO है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा N2O4 बनाता है। यहाँ पे अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही रिएक्टेंट है ना, तो इन दोनों को ही काउंट करेंगे। तो इसका 2 और इसका 1, तो कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगी वो हो गया 3। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का रिएक्ट करता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। अगर सिंपल रिएक्शन है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जितने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं उतने में ही कहानी हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में खत्म ना होके एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रहा है। तो वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगा वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर, उसी के अनुसार जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एक और चीज, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में अंतर क्या है। मॉलिक्युलैरिटी जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने का मतलब क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर रिएक्ट नहीं कर रहे तो रिएक्शन का बात ही नहीं होता है। तो मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट मॉलिक्युलैरिटी दूसरी तरफ न जीरो होगा न फ्रैक्शन में आएगा, मॉलिक्युलैरिटी हमेशा ही एक होल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अन्यथा रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज हो गया आपके पास। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी देखा जाता है। ऑर्डर के लिए देखने के लिए क्या करेंगे, जो रेट लॉ होता है, जो एक्सप्रेशन है, उसी के अनुसार ऑर्डर पता किया जाता है। और मेनली ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहने का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करिए जैसे कि अगर एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें, ऑर्डर अगर मान लो कैसे निकलता है, जैसे सपोज करिए NO है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है N2O4। अगर बैलेंस कर दें तो मेनली ये 2 होता है। तो ध्यान रखिए, अगर मॉलिक्युलैरिटी तो हम देख के ही बता सकते हैं, 2 ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो 3 मॉलिक्युलैरिटी है। लेकिन अगर हमें ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, किस तरीके से ऑर्डर का पता करेंगे। तो मेनली क्या होता है, जैसे सपोज करो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के द्वारा कैसे पता करते हैं, जैसे मान लीजिए NO का कंसंट्रेशन है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, NO का कंसंट्रेशन है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे देखते हैं N2O4 का कंसंट्रेशन। ओके,
मान लीजिए इनिशियल वैल्यू अगर यहाँ पे लिया जा रहा है 0.30, यहाँ पर भी जो है सेम फिक्स वैल्यू ले रहे हैं, 1:1 का रेशियो रखा गया है, ये भी 0.30 है, ये भी 0.30 है। तो देखा क्या जा रहा है, ये कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 0.096। ओके, ये उतना बन रहा है, शुरुआत में इतना लिया, इसका भी जो है कंसंट्रेशन इतना रखा गया है, तो ये कितना बन रहा है 0.096 कंसंट्रेशन जो है उसका बन रहा है। अब सपोज करो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसके वैल्यू को डबल करते हैं। ओके, इसको फिक्स रखा, इसके वैल्यू को कर दिया है डबल, तो क्या देखा जाता है, तो देखा यह जाता है कि जैसे ही इसको डबल करते हैं, जैसे ही इसको डबल करते हैं इसके वैल्यू को फिक्स करके, तो यहां पर क्या बदलाव आता है, यहां पर बदलाव आता है कि ये 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे ही इसको डबल करेंगे तो यहां पर क्या देखा जाता है, यहां पर ये जो है इसका 4 गुना बढ़ जाता है, तो ये बनता है 0.384। कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करो इसको फिक्स कर दें और इसमें बदलाव करें, तो इसमें बदलाव करेंगे तो प्रोडक्ट 4 गुना बढ़ जा रहा है, इसको 2 गुना बढ़ाया, प्रोडक्ट 4 गुना, अगर इसको 3 गुना बढ़ाते प्रोडक्ट बन जाता 9 गुना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं NO के पावर 2 के अनुसार बदल रहा है। इसको डबल कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, इसको ट्रिपल करोगे 3 का स्क्वायर 9 दे रहा है। तो मतलब ये है कि NO टू NO पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो NO का पावर 2 के अनुसार जो है ये बदल रहा है। इसको डबल करेंगे तो 4 हो जा रहा है, इसको ट्रिपल करेंगे तो 9 आ रहा है। ओके, दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसको डबल कर दिया गया, ठीक, इसको फिक्स रखा गया, इसको डबल कर दिया गया, तो क्या देखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या किया गया है, तीसरे स्टेप में इसको डबल किया गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये भी कुछ ज्यादा नहीं, बस डबल ही बनता है। मतलब जितना बदलाव इतना इसमें आया है, इसमें जितना हमने बदलाव किया है उतना ही बदलाव इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है, तो यहां पर क्या था, इसको डबल कर रहे हैं तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना भाग रहा है, लेकिन वहीं जब इसको डबल किया तो ये उतने पे रहा। तो अगर इसको डबल तो उसमें भी डबल, इसमें ट्रिपल तो उसमें भी ट्रिपल, और 4 गुना करोगे 4 गुना करोगे। मतलब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑक्सीजन पे कैसे निर्भर कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पावर 1 के अनुसार, अगर इसमें डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, 4 गुना 4 गुना, तो इस तरीके से। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं इसके द्वारा, इन वैल्यूज के द्वारा, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है NO2 के सीधे पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है और ऑक्सीजन के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, या जो रेट लॉ हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि NO का पावर 2 और साथ ही साथ ऑक्सीजन का पावर 1। और यहां से अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो यू विल गेट 3। तो ये चीज है, तो इस तरह से ऑर्डर भी आप जो है पता कर सकते हो। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऑर्डर वगैरह कुछ भी निकालना हो तो इस तरीके से ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब पता किया जाता है। तो ये चीज हो गया। तो अलग अलग रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं, ऑर्डर हम सीधे सीधे रिएक्शन देख के पता नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो चलिए जितना कोफिशिएंट है वही ऑर्डर भी आ रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये चीज है। चलिए आज के वीडियो में इतना रखते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। इसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके